द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज अबाउट, जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट पैटर्न। आपकी स्क्रीनिंग का पैटर्न क्या है और स्क्रीनिंग के लिए प्रिपरेशन करना क्यों जरूरी है। तो थोड़ा बहुत हम स्टैटिक्स को देख लेते हैं कि प्रीवियसली जो आपकी there is a lot of interruption due to the guys they are joining। थोड़ी बहुत इंटरप्शन उस वजह से हो रही है। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हेलो? जी सर जी। यस सर यस। जी सर। मेरे पास स्टक हो गई। जी सर जी। एक्चुअली इसीलिए मैंने कहा था कि 6 बजे आप लोग ज्वाइन कर लेना तो बेहतर होता। अभी ये हो रहा है कि कोई लोग आ रहे हैं तो उस इंटरप्शन हो रही है बार बार, तो वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। Please switch off your mics. Please switch off your mic. तो हम प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। आप माइक स्विच ऑफ कर दें काइंडली। चले मुझे 10 मिनट और दे दें कि मैं दोस्तों को एडमिट भी कर लूं और वो आप सबको म्यूट भी करना पड़ेगा मुझे। फिर स्टार्ट करते हैं एकदम से। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब आप लेटली ज्वाइन करेंगे तो मुझे एक्सेस देनी होती है आप लोगों को कि एंटर करना होगा, फिर ही आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो अगर आप 6 बजे सब लोग आ जाते तो ये प्रॉब्लम ना होती। ठीक है, अभी लोग आ रहे हैं फिर मुझसे परमिशन मांग रहे हैं, फिर इंटरप्शन ये एक सी हो रही है। अभी ये देखें, अभी इंटरप्शन आ रही है तो 10 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट कर लेते हैं काइंडली। आई एम सॉरी फॉर के टाइमिंग का ये आपको करना पड़ेगा। 10 मिनट और दे दीजिए, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। होपफुली यू गाइस विल हैव सम पेशेंस। आप थोड़ी देर इंतजार कर ही लेंगे। ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ इंटरप्शन। ये इसलिए हो रहा है कि बार बार जब आप ज्वाइन करेंगे जाएंगे ज्वाइन करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। ओके सर। हाँ क्या करते? हाँ अरे
discovered by Henry Beckward. Transference of electron is called ionic bond. जी माहम शफीन, आपने हैंड रेज किया हुआ है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीनिंग ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है और वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो जी सर। यस सर। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड देन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्क्रीनिंग सिलेबस क्या होगा और क्यों ज़रूरी है कि हम लोग स्क्रीनिंग की अलग से प्रिपरेशन करें। तो थोड़ी बहुत स्टैटिक्स को देख लेते हैं कि प्रीवियसली क्या रहा है जो इन्होंने कंडक्ट की हैं स्क्रीनिंग्स, और उसमें कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे स्क्रीनिंग में और रिटन के लिए कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। तो देखें जी, कुछ दोस्त ये भी मालूम करना चाहते हैं कि स्क्रीनिंग होगी या नहीं होगी, इन्होंने इस मर्तबा स्क्रीनिंग का मेंशन नहीं किया। तो ज्यादातर जो बात है या 80% जो चांसेस है कि स्क्रीनिंग होगी, उसकी वजह ये है कि आपके कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट 14 to 20,000 स्टूडेंट हर स्क्रीनिंग आपकी हर सीसी में या पीएमएस के एग्जाम सिंध के थ्रू, सिंध पब्लिक कमीशन के थ्रू जो होता है उसमें अपीयर होते हैं। तो एसपीएससी के साथ एसपीएससी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन सब स्टूडेंट्स की 14,000 या 20,000 स्टूडेंट्स की जो है रिटन ले ले। तो उसके लिए उनको जो है सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा मिनिमम कैंडिडेट्स जो बच सकें, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अहल हो। तो उसके लिए वो लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, जो इस साल भी होगी। ठीक है, अगर आप स्टेटिस्टिक्स को देखें तो 2013 में तकरीबन अराउंड 50,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे और 4,000 स्टूडेंट बड़ी मुश्किल से रिटन के लिए क्वालिफाई कर सके थे। इसी तरह 2018 में जो स्क्रीनिंग हुई थी उसमें 18 से 20,000 कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग में अपीयर हुए थे और आपके 3500 3.5 के जो थे स्टूडेंट्स वो क्वालिफाई कर सके थे रिटन के लिए। सिमिलर वे में आपकी सीसी 2019 में 14,000 से 18,000 तक स्टूडेंट स्क्रीनिंग में अपीयर हुए थे और ओनली अराउंड 2,000 या 1.9 1900 के लिए या कुछ 1900 कुछ हुए थे जो पास हुए थे कैंडिडेट आपकी रिटन के लिए। और इस साल भी जो रिजल्ट आया आपका सीसी 20 का वो आपके सामने है।
अराउंड 2000 कैंडिडेट पास हुए थे, और इसमें भी अपीयर जो हुए थे वो तकरीबन 14,000 जो थे स्टूडेंट अपीयर हुए थे। सो इस स्टैटिस्टिक्स से आपको पता लग गया होगा कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, और आपने लाजमी इस चीज की प्रिपरेशन करनी है। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम रिटन की प्रिपरेशन करेंगे तो स्क्रीनिंग भी क्लियर हो जाएगी। हाँ, कुछ हद तक कर हो सकती है, आपकी 20 से 30% आपको हेल्प आउट कर लेगी आपकी रिटन, मगर आप जब तक इसको प्रॉपर टाइमिंग नहीं देंगे, आई बेट यू कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग सेपरेटली फॉर स्क्रीनिंग। ठीक है जी। कि उसकी वजह ये है कि इनका जो पैटर्न है वो डिफाइंड तो है, मगर उसमें चीजें जो हैं बहुत वसी है, जो आपका रिटन के सब्जेक्ट जो हैं इनकम पास नहीं करते, मगर ये बहुत एक लंबा चौड़ा कोर्स दे देते हैं जो बच्चों के लिए अगर खालिसतन वो रिटन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने कई दोस्त देखे हैं अपने जो बेचारे रिटन में बहुत अच्छे हैं और रिटन की तैयारी करते हैं, मगर स्क्रीनिंग की तैयारी नहीं करते इसी आश्रय के भाई रिटन की तैयारी कर रहे हैं, 12 पेपर पढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगी। तो मैंने देखा ये है कि वो भी अटक जाते हैं स्क्रीनिंग में, 4 मार्कों से, 5 मार्क्स से, 10 मार्क्स से वो भी रह जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग रिटन की तैयारी करें। अगर रिटन की तैयारी नहीं कर रहे तो ज्यादा चांस ये है कि स्क्रीनिंग की आप अगर तैयारी नहीं कर रहे तो ज्यादा चांस ये रहता है कि एक किस्म का रिस्क रहता है। तो बंदे को चाहिए कि रिस्क को अवॉइड करने के लिए आपने कोई मिटिगेशन प्लान बनाना चाहिए, और वो जो मिटिगेशन प्लान बनेगा वो आपका बन सकता है इस स्क्रीनिंग के प्रिपरेशन के जरिए। अब आ जाते हैं सिलेबस पे। मैं एक्सपेक्टेड सिलेबस इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि ये चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। पर उमूमन जो सिलेबस जो पास्ट दो जो इन्होंने स्क्रीनिंग ली है उसमें इंग्लिश 20% इन्होंने रखी और 80% जीके को दे दिया इन्होंने। तो जीके में इन्होंने जो थे तकरीबन आपके आप देख सकते हैं पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस और अर्थमेटिक और एनालॉजीज इन्होंने दे दी। तो ये इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये कभी इस्लामियात दे देते हैं, कभी इस्लामियात काट देते हैं, मगर मेंशन कर देते हैं, मगर स्क्रीनिंग में कोई अभी तक जो हुई हैं तो उन्होंने इस्लामियात का कोई क्वेश्चन आज तक नहीं दिया। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये सेम जो सिलेबस आपको अभी स्क्रीन पे विजिबल है यही सिलेबस आपको आगे के लिए भी यही सिलेबस रहेगा। ठीक है जी। आगे अब इसको इन डेप्थ देख लेते हैं कि क्या क्या देते हैं और क्या क्या होता है। अब अगर हम 20% इंग्लिश की बात करें तो ये चीजें जो आप सामने देख रहे हैं ये आपकी मेंशन होती हैं और इनमें से ही चीजें अवेलेबल होती हैं आपके पेपर में। सबसे पहले आपके साइनोनिम और एंटोनिम आ जाते हैं। इससे तकरीबन आपके 8 to 10 क्वेश्चंस इससे लेते हैं, और इसमें ज्यादातर जो वोकेबलरी होती है वो जीआरई से लेते हैं। जीआरई की जो वर्ड्स हैं, और जिन दोस्तों की जीआरई में अच्छी प्रिपरेशन की हुई है या जिन्होंने मेमोराइज किया है, कुछ दोस्त करते हैं, काफी दोस्त मेमोराइज करते हैं, और कुछ मेरे जैसे दोस्त होते हैं जिसको मेमोराइज नहीं होती। तो ये भी आपने जहन में रखना है और मेमोराइज करना है। ठीक है। उसमें 8-10 क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनिम के दे देते हैं, 2-3 करेक्शंस दे देते हैं। करेक्शन आ गई आपकी, कोई भी सेंटेंस दे देंगे जिसमें एरर होगा, या कोई ऐसा सेंटेंस दे देंगे जिसमें आपको अंडरलाइन करके देते हैं कि भाई ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में या सी में। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। उसके बाद आपके फ्रेजल वर्ब्स दे देते हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दे देते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन वहां से दे देते हैं, और एक आधा आपको स्पेलिंग करेक्शन दे देते हैं। 1 मिनट जी, रिक्वेस्ट आ रही है बहुत ज्यादा तो मैं उनको भी इंटरटेन करता चलूं। तो यही प्रॉब्लम है कि आप एक टाइम अगर ज्वाइन नहीं करते तो फिर यही प्रॉब्लम आ जाता है, इसीलिए चलें ये इंटरप्शन बीच बीच में रहेगी तो पहले ही माजरत कर लेता हूँ मैं आपसे उस चीज के लिए। ठीक है जी। तो आप अगर देखें सिलेबस जो है आपका, मैं बता रहा था आपको
इंग्लिश में ये चीजें जो है सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन देते हैं, करेक्शन से कोई सेंटेंस दे देंगे, उसमें ए बी सी का पार्ट दे देते हैं, फिर कहते हैं इनमें से आप फाइंड करें कौन सा पार्ट गलत है या कौन सा पार्ट है जिसे करेक्ट करने की जरूरत है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब दे देते हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दे देते हैं कि भाई इसमें वो मोस्ट सुटेबल वर्ड कौन सा पुट करें तो वो करेक्ट होगा। एक से दो क्वेश्चन अमूमन इसके हो जाते हैं। स्पेलिंग करेक्शन दे देते हैं, जैसे वैक्यूम की स्पेलिंग दे देंगे, उसमें बोलेंगे 4 वैक्यूम की स्पेलिंग लिखी होंगी तो वो आपको बोलेंगे कि बताएं इनमें से सही कौन सी है। या मिलेनियम की स्पेलिंग दे देते हैं, फिर उसमें पूछते हैं कि कौन सी स्पेलिंग ज्यादा करेक्ट है या करेक्ट कौन सी है, एक ही होगी। उसके अलावा आपको फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं और उनमें ये भी आपका वोकेबलरी से ही कंसर्न होता है ज्यादातर कि आप मोस्ट सुटेबल वोकेबलरी इस चीज के लिए इस जुमले में कौन सी होगी जो कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई करे। 2 से 3 क्वेश्चन इससे देते हैं। और उसके अलावा इडियम दे देते हैं। इडियम्स जो है आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है इडियम के आराम से आपके पेपर में मौजूद होते हैं। और उसके अलावा प्रीपोजिशंस या ग्रामर यूजेज जो आपका होता है, कामा का यूज कहाँ होता है, कॉलन का यूज कहाँ होता है, सेमी कॉलन का यूज कहाँ होता है, ये चीजें सिंपली आपसे पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है जो इन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड दिया था, तो इन्होंने ये पेपर में दिया था, अ पर्सन हु सेट्स फायर टू बिल्डिंग इज कॉल्ड। ये एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट थी पेपर में। तो उन्होंने पूछा था वो बंदा जो जानबूझ के बिल्डिंग्स पे फायर आग लगा दे तो उन्हें क्या कहते हैं? एनार्किस्ट कहते हैं, आर्सनिस्ट कहते हैं, इमेच्योर कहते हैं या एगोनिस्ट कहते हैं। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एर्सोनिस्ट उससे कहते हैं जो इमारतों को जानबूझकर आग लगाए। ठीक है, तो अगर ये देखें तो ये पोर्शन अभी मैंने जो रिटन की तैयारी अच्छी कर रहा है और जिसकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होगी, तो मेरे ख्याल में इसमें से ज्यादा चांस है कि आपकी अगर अंग्रेजी अच्छी है तो आप ज्यादातर 8 से 12-13 क्वेश्चंस आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं इफ यू आर गुड इनफ इन इंग्लिश। इफ यू आर वेरी गुड इनफ इन इंग्लिश तब भी आप 15 तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि चांस रहता है कि वोकेबलरी बहुत डिफिकल्ट आ जाती है। तो इसके अलावा हम सेकंड पार्ट पर जब जाते हैं तो वो है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में मैंने आपको जैसे बताया कि 4-5 पोर्शन है। तो पहले पोर्शन में जब हम आ जाते हैं तो फर्स्ट पोर्शन इज ऑफ दी पाकिस्तान अफेयर्स। तो पाकिस्तान अफेयर्स का जो पोर्शन है तो ये आप प्री पार्टीशन से लेके पोस्ट पार्टीशन तक, प्री पार्टीशन से लेके पोस्ट पार्टीशन तक मींस वार ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर आपका 1947 तक और 1947 से लेकर आज तक जो भी इवेंट पाकिस्तान में हुए हैं, जो भी पर्सनालिटीज पाकिस्तान में डेवलप हुई हैं या जो भी पर्सनालिटीज यहाँ पे पैदा हुई हैं, उन सब के बारे में पूछते हैं। और उसके अलावा आपके ग्रेट डेवलपमेंट्स जो पाकिस्तान बनने के बाद में हुई, जैसे आपकी वार्ड्स हो गई, आपके वाटर अकॉर्ड हो गए, आपके यहाँ क्या कहते हैं कि मार्शल लॉज आ गई या पॉलिटिकल इश्यूज जो हुए, जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं उन सब के बारे में ये क्वेश्चंस लाजमी पूछते हैं। उसके अलावा लैंडस्केप पाकिस्तान में जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, पाकिस्तान में जितनी भी रिवर्स हैं, जितने भी क्या कहते हैं जो भी चीजें पाकिस्तान में रिवर के लें, आप फोर्ट्स के लें, आप जो है ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें पूछ लेते हैं। माउंटेनियस एरियाज कौन से हैं, कहाँ पे हैं, रिवर्स कहाँ पे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, कहाँ पे फॉल करती हैं, उनकी लेंथ क्या है, उनकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, सब चीज ये लोग पूछते हैं। उसके अलावा रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेते हैं कभी कभार कि भाई पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोल कहाँ पे मिलता है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आयरन कहाँ पे मिलता है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्रोमाइट कहाँ पे मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप
से ये पूछ सकते हैं। और उसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हो गई, अब हिस्टोरिकल प्लेसेस में कौन कौन सी प्लेसेस आ जाती हैं, आपकी सिविलाइजेशन जो यहाँ पे रही हैं बलूचिस्तान में, जैसे मेहरगढ़ सिविलाइजेशन रह गई, उसके बारे में पूछ लेते हैं। अगर आप गंधारा सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसके बारे में पूछ लेते हैं, हड़प्पा के बारे में पूछ लेते हैं, ये दड़ो जो बारे में पूछ लेते हैं, या फिर आपकी जो डायनेस्टीज, डिफरेंट डायनेस्टीज रही हैं उनके बारे में भी ये सवालात पूछ सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा इंडो पाक इवेंट्स और हिस्ट्री, हाँ इसमें इनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है। जो मुगल हिस्ट्री है, मुगल एम्परर जो रहे हैं उनके बारे में बहुत ही ये क्या कहते हैं, दीवाने किस्म के हैं, उनके उनके बारे में लाजमी एमसीक्यूज देते हैं। उनकी जो लेगेसी है, कोई इमारत है पाकिस्तान में, कोई प्लेस ऐसी है, या उनके बारे में कोई मशहूर चीजें हैं तो वो पूछ लेते हैं। और आप इसके अलावा क्या कहते हैं, सिंध सेंट्रिक, सिंध के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सिंध के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सिंध में कौन सी हुक्मरान रहे, सुमरा डायनेस्टी हो गई, कलोड़ा डायनेस्टी हो गई, या फिर जो वार्स हुई आपस में, मियानी वार हो गई, आपकी दुबेजी वार हो गई, तो जितनी भी सिंध में वार हुई है, सिंध में गवर्नमेंटल चेंज हुई है, गवर्नर्स हुए हैं, या फर्स्ट कौन रहा है, लास्ट कौन रहा है, ठीक है, मोस्ट रिसेंट कौन रहा है, या मिनिस्ट्रीज में कौन है अभी, तो मतलब कोई भी चीज ये नहीं छोड़ते जो आप पाकिस्तान अफेयर्स में मिस कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और दूसरा जो पोर्शन है वो है करंट अफेयर्स का, 80% में करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में आपके वर्ल्ड में जो इवेंट हो रहे हैं, वर्ल्ड में जो हैपनिंग्स हो रही हैं, अभी आप देख लें, कहीं पे इलेक्शन हो रही है, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कहीं पे सैलाब आ गया, कहीं पे स्ट्रॉम आ गया, कहीं पे हरिकेन आ गया, तो उसके बारे में ये लोग जो है आपसे इंफॉर्मेशन फेच आउट करने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड लीडर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और उसके अलावा आपसे ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से क्या कहते हैं लीडर्स हैं, उसके बारे में आपसे डिटेल हासिल करने की ये सब कोशिश करते हैं। कौन से जो है क्या कहते हैं इवेंट्स हो रहे हैं, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हो गई, सार्क हो गई आपकी, IMF हो गई, या और दूसरी जो मुख्तलिफ एसोसिएशन है, इंटरनेशनल बॉडीज हैं, UN है, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछ लिया, उसके हेड्स के बारे में पूछ लिया, ये सब चीजें वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स, उससे रिलेटेड कोई पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान ने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, पाकिस्तान ने कहीं खास जगह पे अपना एम्बेसडर चेंज कर लिया, या कोई फॉरेन सेक्रेटरी लेवल का बंदा चेंज कर लिया, तो वो भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि कौन कौन है जो आपका क्या कहते हैं वो आपकी उसमें ज्वाइन करने जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपने देखनी होगी। उसके अलावा आप इलेक्शन कहीं पे हो रही हैं, जिसे जैसे आपके USA में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा उनका इंटरेस्ट रहता है कि US में कौन सी पार्टी थी, कौन सा कैंडिडेट था, तो कैसे वो हो रही है, तो उसके बारे में भी MCQ पूछ लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं दुनिया में कहीं पे, स्पेशली आपकी मिडिल ईस्ट हो गई, तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसके बारे में MCQ पूछ लेते हैं। अगर कहीं पे कोई ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं आपके। उसके अलावा वर्ल्ड लीडर्स के बारे में पूछ लेंगे कि भाई इंडिया का PM कौन है, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कौन है, श्रीलंका का कौन है। इसी तरह जो भी मेजर कंट्रीज हैं या हमारे नाइबरिंग कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के, उनके बारे में खुसूसन वो पूछते हैं। या फिर कोई अगर ऐसा PM या प्रेसिडेंट या कोई फॉरेन सेक्रेटरी हो या फॉरेन मिनिस्टर हो जो खबरों में हो, तो उनके बारे में पूछ लेते हैं। और उसके अलावा बुक्स के बारे में पूछते हैं, अगर किसी बड़े लीडर ने, किसी बड़ी हस्ती ने कोई बुक लिख लिया तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। जैसे ऑडेसिटी ऑफ होप लिखा था ओबामा ने,
तो उसके बारे में पूछते हैं, या नेल्सन मंडेला पे बुक लिखा गया तो उसके बारे में पूछते थे, या मलाला ने जो बुक लिखा था उसके बारे में मालूम करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो भी हो रही हैं दुनिया में उसके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा एक ऐसा पहलू भी है जो बहुत मैं जिसे डिफिकल्ट समझता हूँ, वो है कैपिटल्स, करेंसीज, फेमस प्लेसेस और पर्सनालिटीज। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा कैपिटल किसका है और कौन सी करेंसीज हैं, ये आपने लाजमन याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और प्लेसेस के बारे में भी ये लोग पूछ लेते हैं कि कौन सी प्लेसेस कहाँ पे है, उसके बारे में भी पूछने की भरपूर कोशिश करते हैं। सो यू विल हैव नाउ, आई होप यू कैन हैव द गुड आइडिया कि दो चीजों में अगर हम देखें तो इन दो में ही बंदा थक ही जाएगा कि भाई इतनी सारी जीके हम किस तरह से याद करेंगे या इतनी सारी चीजें हम कैसे मेमोराइज करेंगे। तो डोंट वरी, इसको भी सॉल्व करने के तरीके हैं। बस आपको करना ये होगा कि आपने गाइडलाइन फॉलो करनी होगी और जो मैं चीजें बताऊं वो आपने याद करनी होगी, और एक्स्ट्रा चीजें भी लाजमन आपने याद करनी होगी। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री दे देते हैं आपकी, अर्थमेटिक्स में आ जाते हैं तो उसमें ज्योमेट्री दे देते हैं। ज्योमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत सारे जो हैं क्या कहते हैं, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, इंटरप्शन इसी वजह से हो रही है कि क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट आ रही है ज्वाइनिंग की, बार बार, तो मुझे अभी एक और रिक्वेस्ट आ गई तो थोड़ी इंटरप्शन ये इसी वजह से है। अगर ये परमानेंट ग्रुप होता तो इतनी इंटरप्शन शायद ना होती, मगर ये इंटरप्शन इसी वजह से हो रही है कि बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसी वजह से। ठीक है, ठीक है। अभी तो अर्थमेटिक्स में या आप मैथमेटिक्स में कह सकते हैं क्या चीजें देते हैं। थर्ड पार्ट जो है आपका एवरीडे साइंस का है। एवरीडे साइंस में सब चीज पूछते हैं, जियोलॉजी से लेकर ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, डिस्कवरीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मगर सब चीज की पूछते हैं बेसिक्स। बहुत बेसिक आपसे टर्मिनोलॉजी पूछेंगे। आपसे पूछ लेते हैं विटामिन क्या चीज है, या कौन सा विटामिन हमें काम आता है, सूरज से लेते हैं हम। ठीक है, विटामिन सी कहाँ से मिलता है, विटामिन डी कहाँ से मिलता है। या आपसे ज्योग्राफी में पूछ लेते हैं तो पूछ लेते हैं डेल्टा क्या है, डेजर्ट किसे कहते हैं। ठीक है, या एनवायरनमेंट के बारे में पूछ लेंगे। ये सारी चीजें आपसे मालूम करेंगे। तो ये थर्ड पोर्शन बनेगा आपका एवरीडे साइंस का। और उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हेलो। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो यू मे आस्क, अगर आपको क्वेश्चन है कोई तो यू कैन आस्क, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और किसी ने मुझे ही मीटिंग से निकाल दिया, आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों निकाल दिया आपने मीटिंग से? तो अगर यहाँ तक किसी को क्यूरी है कोई तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक, इफ यू हैव एनी क्यूरी। एक्सक्यूज मी सर, सर आई हैव क्यूरी। अच्छा सर, ये आपने बोला इस्लामियात जो है ना वो ऑप्शनल होती है, तो इस्लामियात मतलब कभी भी पास में आई नहीं है? सॉरी, इस्लामियात जो है वो आपने बोला कभी भी पास पेपर्स में नहीं आई? जी 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 बिल्कुल, मैंने बोला। एक भी क्वेश्चन नहीं आया कभी भी? 2013 में जब मैंने जहां तक दी है तो मुझे जो याद पड़ता है कि 13 की भी मैंने दी थी, 18 की भी, 19 की भी और 20 की भी। तो कभी इन्होंने इस्लामियात का मेंशन करते हैं मगर क्वेश्चन नहीं देते। अच्छा सर, और वो ये जो अर्थमेटिक है, अगर उसमें बायोलॉजी जो स्टूडेंट्स हैं उसको तो अर्थमेटिक इतनी स्ट्रांग उसकी तो नहीं होगी फिर? नहीं, आप अगर बायोलॉजी भी सिलेक्ट करते हैं तो वो 10th के बाद करते हैं आप। 10th में तो 10th तक तो मैथ आपने भी पढ़ी होगी। तो हाँ ये हाँ मैथ जो होती है, हाँ, तो वो 10th तक की मैथ देते हैं, इससे ज्यादा मैथ नहीं देते, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। अगर 10वीं का कोई बच्चा होगा तो वो भी आराम से ये चीज समझ लेगा और सॉल्व कर लेगा, अगर उसने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लिया होगा तो। सही सर। और सर पास पेपर्स हो आपके पास या किसी के भी पास तो इस ग्रुप में शेयर करें प्लीज, आपको भेज दें, आप भेज दें हमें, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है तो एक आइडिया हो जाता है। हाँ जी जी बिल्कुल, आई विल शेयर द पास्ट पेपर्स एज वेल विथ यू गाइस। मैं आपके साथ पास्ट पेपर्स भी शेयर करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो आपको आपको बात समझ में आ गई कि ये क्या चीज है और कैसे टेस्ट कंडक्ट करेंगे और क्या चीज ये मांगते हैं और क्यों जरूरी है स्क्रीनिंग की तैयारी करना? इफ यू आर क्लियर देन वी शुड मूव अहेड। जी सर जी। यस। बाकी ॿियो कंहिंखे सवाल आहे त भले पुछी वठो, कोई मसलो ना आहे, सिंधी में भी पुछी था सघो, कोई मसलो ना आहे। I am using Urdu because most of this is our national language and most of the people find it easy to understand when I speak in Urdu. सही जी है। सर, आप उर्दू में ही बात करें बिकॉज सब तो सिंधी नहीं समझ सकते। हाँ, that's why I'm talking in Urdu। तो मेरी यही कोशिश है कि सबको एंटरटेन किया जाए और सब लोग जो है अच्छी तरह बात को समझें। सही है जी। तो हम आज के, ये तो मैंने ब्रीफिंग दे दी आपको स्क्रीनिंग के बारे में, और इंटरप्शन इस वजह से ज्यादा इंटरप्शन रही है ड्यूरिंग द लेक्चर कि आप लोग टाइम पे ज्वाइन नहीं किया था सबने, तो कोई पहले आया कोई बाद में आया। सर आज फर्स्ट टाइम था और ये ऐप भी यूज नहीं की हुई थी, सो इसको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगा। और मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, कुछ पता नहीं चला। अभी अभी मैंने ज्वाइन किया था, एक दो दफा ज्वाइन किया फिर मीटिंग से निकल गई, सो अभी मैंने ज्वाइन किया तो इतनी मुझे समझ नहीं आई। चलें 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 चलें, ठीक है जी। तो वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो मैंने आज का आपके लिए लेक्चर भी कंसीडर किया हुआ था कि ये लेक्चर दूंगा। तो वो था ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें हम ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में देख लेते हैं कि तो इज इट विजिबल? आपको विजिबल है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके जी, ओके ओके ओके। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, जो मैंने आपके लिए ये रैंडम तरीके से और
इतनी डिटेल में नहीं, मगर वो चीजें जो आपके लिए एमसीक्यूज sir. के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान अगर देख लें तो सबसे पहले आपने देखना होगा हमारे जो कंट्रीज, नाइबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ जिनका बॉर्डर है। तो सबसे पहले इंडिया आ जाता है, जिसके साथ हमारा लार्जेस्ट बॉर्डर है, और ये अराउंड 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग जो है बॉर्डर है, और ये लार्जेस्ट बॉर्डर है हमारा इंडिया के साथ। उसके बाद प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स। ठीक है जी। उसके बाद आपका अफगानिस्तान आ जाता है, जिसके साथ हमारी ड्यूरन लाइन है और बॉर्डर है। खैबर पास के जरिए हम अफगानिस्तान से कनेक्टेड हैं मेनली। उसके बाद चाइना आ गया, चाइना के साथ भी हमारा बॉर्डर है। और उसके बाद हमारा ईरान के साथ बॉर्डर है। ये 4 कंट्रीज हैं जिसके साथ बराह रास्त हमारा बॉर्डर है। और एक स्ट्रिप है जो हमें ऊपर सेंट्रल एशिया से जुदा करती है, वाखान कॉरिडोर जिसे बोलते हैं। मैं मैप में आपको शो करता हूँ बाद में। और उसके अलावा हमारे पास कोस्टल एरिया भी है, और इधर साउथ में हमारे पास अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी के साथ जो पट्टी है उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं। वो बाइफरकेटेड है 2 एरियाज में। कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का है और कुछ हिस्सा सिंध का है। So only 2 provinces are there that are connected to the coastal area, Sindh and Balochistan। ठीक है जी। तो ये भी एमसीक्यू कभी कभार पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान की कोस्टल एरिया कौन सी का है और कौन से एरियाज में है और कितनी है। तो दैट इज अराउंड 1058 किलोमीटर्स। और ये भी पूछ लेते हैं पाकिस्तान एशिया में कहाँ पे है, इधर हम साउथ ईस्ट एशिया में हैं, साउथ पे सेंट्रल एशिया में है, कहाँ पे हैं। तो हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, हम साउथ एशिया में हैं, या जिसे आप सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, हम वहाँ पे हैं। ठीक है। तो हमारी टोटल जो एराजी है या पाकिस्तान की जो टोटल एरिया है दैट इज 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जो है टोटल एरिया है पाकिस्तान की। हमारी टोटल लैंड ये है पाकिस्तान के पास। ये आप मैप देख सकते हैं। ये हमारी जो है हमारे ईस्ट में जो है इंडिया है, इंडिया के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसमें हम बॉर्डर, एक वर्किंग बॉर्डर है और दूसरा हमारा एलओसी है। ठीक है। उसके साथ आप अपर एरियाज में नॉर्थ के ऊपर चले जाएंगे या नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे, है तो नॉर्थ ईस्ट में मगर नॉर्थ भी कह देते हैं। नॉर्थ की तरफ आप चले जाएंगे तो आपको चाइना मिलेगा। उस तरफ आप खुजराब पास के दूर अगर गिलगित से भी ऊपर चले जाएंगे तो यू विल फाइंड चाइना। ठीक है जी। और अगर हम वेस्ट की तरफ आ जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट में जो है हमारे पास जो है ये हमें अफगानिस्तान है, और हमारे वेस्ट में जो है ईरान है, और साउथ में हमारे पास अरेबियन सी है। तो आपने ये चीजें याद रखनी है। ठीक है। और जो बफर कहलाता था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उसे ट्राइबल एरियाज कहते थे, फाटा कहते थे। अब तो उसे मर्ज कर दिया गया है। और ये जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा रीड कर रहे हैं अभी, इससे पहले एनडब्ल्यूएफ कहते थे, और 18वीं तरमीम के बाद इसे जो है खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया है। ये जी, ये तो हो गई आपकी जनरल ज्योग्राफी। अब हम देखेंगे पाकिस्तान को रीजन्स के हिसाब से कि कौन कौन से रीजन्स में डिवाइड किया गया है ज्योग्राफी के हिसाब से। तो हमारे पास सबसे पहले माउंटेनियस नॉर्थ है। उसके बाद हमारे पास इंडस प्लेन्स हैं। उसके बाद हमारे पास बलूचिस्तान प्लेटू है। और उसके बाद हमारे पास डेजर्ट्स हैं। तो ये 4 ज्योग्राफिक कह सकते हैं फीचर्स पाकिस्तान के बाद मौजूद हैं। हमारे पास प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेटू भी हैं, और डेजर्ट्स भी हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं माउंटेन्स। तो माउंटेन्स में हमारे पास पहले नादरन माउंटेन्स हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स भी आप इसे कह सकते हैं।
तो इसमें दो बड़ी दुनिया की रेंजेस हमारे पास मौजूद हैं। एक है हमारे पास कराकरम रेंज, दूसरी है हिमालय रेंज। ठीक है जी। और ये आप अगर देख लें तो कराकरम रेंज जो है ये हमें चाइना के साथ जो है चाइना और पाकिस्तान के बीच में है, और हिमालयन रेंज जो है हमारे पास ये इंडिया और पाकिस्तान के इलाके में है, जो आपका डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पे है ये है। उसके बाद आ जाते हैं आपके माउंटेनियस एरियाज जो आते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स आ जाते हैं, जिसमें आपका हिंदू कुश है। हिंदू कुश कहाँ पे है? हिंदू कुश आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अब ये जो मैंने तीन चीजें आपको बताई, ये तीनों एमसीक्यूज रिपीटेडली मुख्तलिफ टेस्टों में आ चुके हैं कि कौन सी माउंटेनियस रेंज है जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान है, कौन सी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और कौन सी अफगानिस्तान को पाकिस्तान से सेपरेट करती है या मिलाती है, तो वो हिंदू कुश है। ठीक है। तो उसके अलावा तीसरे जो हमारे पास माउंटेन है, जिसे हम वेस्टर्न हाईलैंड्स भी कहते हैं या वेस्टर्न माउंटेन्स भी कहते हैं, तो इसमें हमारे 4 माउंटेन्स हैं। कोहे सफेद आ जाता है इसमें, वजीरिस्तान हिल्स आ जाती हैं, सुलेमान रेंज आ जाता है, और खीरथर रेंज आ जाती है। ठीक है। ये आपने याद रखने हैं कि जब आप अपर एरियाज में चले जाते हैं, जब हम गिलगित चले जाते हैं, स्कर्दू, हुंजा, सवात वगैरह जब आप होते हैं, तो बेसिकली यू आर इन दीज रेंजेस, इनमें से किसी एक रेंज में आप घूम रहे होते हैं। ठीक है। और अगर हम नीचे चले आएंगे पेशावर की ओर और वजीरिस्तान की, तो हमें ये वाली कोहे सफेद और आपकी वजीरिस्तान हिल्स मिलेंगी। और अगर हम और ज्यादा नीचे आएंगे बलूचिस्तान की तरफ और सिंध की तरफ, तो हमें खीरथर रेंज मिलेगी। सही है जी। ये आप मैप में देख सकते हैं, मैप होपफुली आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि अपर चाइना के साथ, जो चाइना जहाँ पे लिखा है साथ में जो है, ये जो रेंज है ये कराकरम कहलाती है, और इधर जो साइड में है आपकी ईस्ट के तरफ, इसे हिमालयास कहते हैं, और इधर वाली जो रेंज है इसे हिंदू कुश रेंज कहते हैं। और इसी हिंदू कुश के बिल्कुल पीछे आपका कॉरिडोर है, जिसे हम वाखान कॉरिडोर कहते हैं। ठीक है। जो हमें सेंट्रल एशिया से जुदा करता है। अगर ये ना होता तो सेंट्रल एशिया और हमारा बॉर्डर होता साथ में। सही है। और नीचे अगर आप देखें तो कोई सफेद आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद आपकी वजीरिस्तान हिल्स दिखाई दे रही है, उसके बाद आपको ये सुलेमान हिल्स के लिए या सुलेमान रेंज दिखाई दे रही होगी। ये अप टू एक्सटेंडेड है आपकी नियर अबाउट खीरथर रेंज तक। ठीक है जी। ये आपकी एक्सटेंडेड है। ये आपके माउंटेन्स हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है। अब इसमें ये पूछ लेते हैं कि कौन सी एरिया है जो इस मर्तबा भी इन्होंने क्वेश्चन किया था कि खीरथर नेशनल पार्क कहाँ पे है। वो कौन सा नेशनल पार्क है जो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान और सिंध की पट्टी के करीब करीब है, तो वो खीरथर था। वो खीरथर रेंज जो आप देख रहे हैं, ये इन दोनों के बीच वाला इस एरिया में वो खीरथर आपकी लाई करती है। ठीक है। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, हर एक जो है आपने रेंज पढ़ी, उनमें से हर एक की जो है हाईएस्ट पीक है। ठीक है। तो ये आपने याद करनी है कि हाईएस्ट पीक कौन सी और किसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, ये आपने मेमोराइज करना है। ये एमसीक्यू लाजमन पूछते हैं। आप जो भी पाकिस्तान में फेडरल पब्लिक की हो, सिंध पब्लिक की हो, या कोई भी एनटीएस की टेस्ट दे रहे हैं, तो आपसे जरूर पूछते हैं कि हाईएस्ट पीक हिमालय की फॉर एग्जांपल कौन सी है। तो हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज नागा पर्वत, जिसे कहते हैं किलर माउंटेन भी। अब ये मैंने टेस्ट जो दी थी तो उसमें ये था कि किलर माउंटेन किसे बोलते हैं, तो नागा पर्वत का और नाम जो है वो किलर माउंटेन है। और ये जो लाई करती है, ये जो सबसे बड़ी चोटी है हिमालय जो मैंने आपको बताया, उसकी बड़ी में बड़ी चोटी जो है नागा पर्वत है। उसके बाद आप अगर कराकरम में देखें कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो उसे केटू बोलते हैं, जो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद। माउंट एवरेस्ट जो है वो आपकी नेपाल में है, मगर ये कराकरम जो है हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, और इसका दूसरा नाम जो है
गुडविन ऑस्टिन है। ठीक है जी। उसके अलावा हिंदू कुश जो हमें अफगानिस्तान से सेपरेट करती है, उसे हम कहते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज ट्रिचमीर, उसे ट्रिचमीर कहते हैं। ठीक है। इसी तरह जो दीगर हमारी माउंटेनियस रेंजेस हैं, कोहे सफेद जो था उसकी जो है सकरम जो है हाईएस्ट पीक है, और सुलेमान रेंज जो है उसकी हमारी तख्ते सुलेमानी या तख्ते सुलेमान जिसे कहते हैं वो हाईएस्ट पीक है इसकी। और उसके अलावा साल्ट रेंज की जो है सकेसर जो है हाईएस्ट पीक है। और खीरथर रेंज जो है उसकी, अब देखें खीरथर रेंज दो हिस्सों में है, मतलब दो प्रोविंस में फॉल करती है, आपकी बलूचिस्तान में और सिंध में। ठीक है। जो इस पूरी पट्टी की सबसे ऊंची चोटी है दैट इज जरदाक, दैट इज जरदाक। मगर जो सिंध में हिस्सा है, ये पूछ लेते हैं अमूमन कि सिंध में खीरथर माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसे कहते हैं कुत्ते जी कबर। कुत्ते की कबर जो है वो सबसे ऊंची चोटी है सिंध में खीरथर की। वैसे तो जरदाक है, मगर सिंध में जो है कुत्ते जी कबर या कुत्ते की कबर जिसे कहते हैं वो सबसे ऊंची चोटी है। सही है। ये आपके माउंटेनियस एरियाज हो गए। अब इसमें एक और चीज भी है, माउंटेनियस एरियाज में आपके पास के पासेस हैं, जो पूछते हैं आपसे पासेस के बारे में कि कौन सा पास कहाँ पे है और कौन कौन से कंट्रीज को आपस में, कौन कौन से एरियाज को आपस में मिलाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कराकरम में अगर आप कभी हुंजा आपका जाना हुआ हो, तो अगर आप हुंजा से तकरीबन 380 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो आपको खुंजराब पास मिलता है। ये खुंजराब पास जो है ये दो कंट्रीज को मिलाता है और ये चाइना और पाकिस्तान को आपस में मिलाता है। ठीक है। उसके बाद जो है खैबर पास है, ये भी बहुत फेमस और बिजी पास है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आपस में मिलाता है। उसके बाद गोमल पास है, गोमल पास भी हमें अफगानिस्तान से मिलाता है, अफगानिस्तान को डेरा इस्माइल खान या पाकिस्तान जिसे कह लें उससे मिलाता है। उसके बाद टोची पास, ये भी रिपीटेडली क्वेश्चंस में आता रहता है टोची पास, तो ये गजनी को बनू से मिलाता है। गजनी अफगानिस्तान में है और बनू आपका केपीके में है शायद, तो उन दोनों से मिलाता है। तो ये अफगानिस्तान को पाकिस्तान से याद कर लें या फिर गजनी को बनू से मिलाता है। उसके अलावा आपके पास शानदार पास है जो आपको चित्राल को गिलगित से मिलाता है। ठीक है। ये आपने याद करने हैं, मेमोराइज आपने लाजमी करने हैं, क्योंकि इससे जो चीजें अभी तक मैंने बताई हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी आपके इसी से आने हैं। ठीक है। तो ये आपके माउंटेनियस रेंजेस और माउंटेन आपके कंप्लीट हुए। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डेजर्ट्स कौन से हैं। ठीक है। तो हमारे पास 5 डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान में। 1 मिनट जी, मैं एंटरटेन कर लूं, पता नहीं कौन है। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि आप टाइमली ज्वाइन करें, अगर क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। तो डेजर्ट्स हमारे पास 5 हैं, मगर पहले ये जानना जरूरी है कि डेजर्ट कहते कैसे हैं, कौन सी एरिया को डेजर्ट कहते हैं। तो जहाँ पे 250 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 10 इंच से कम बारिश पड़े, एवरेज बारिश जो सालाना बारिश जो पड़े वो 10 इंच से कम पड़े या 250 मिलीमीटर से कम पड़े, तो उस एरिया को आपका क्या कहते हैं, डेजर्ट कहलाएगी। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता वो एलिवेटेड एरिया पे हो, माउंटेन पे हो या फिर प्लेन्स में हो। ठीक है। तो इसीलिए पाकिस्तान में जो, इसीलिए कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं,
मैंने जैसे बताया, आप स्कर्दू चले जाएंगे तो वहां पे भी आपको डेजर्ट मिलेगा। हालांकि वहां पे आपके ग्लेशियर्स भी मौजूद है, हर चीज है, मगर वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे बारिश जो है, ईयरली बारिश जो होती है या एवरेज बारिश जहाँ पे होती है 250 मिलीमीटर से कम होती है, तो उसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ठीक है। तो कटपाना डेजर्ट जो है पाकिस्तान में एक वाहिद डेजर्ट है जो कोल्ड डेजर्ट कहलाता है, और ये आपका स्कर्दू में मौजूद है। ठीक है। उसके अलावा आपका थल है, थल का दूसरा नाम रोही डेजर्ट भी है, और उसके अलावा चोलिस्तान है, और फ्रेंडली थर थर डेजर्ट है, जिसे ग्रेटर थर डेजर्ट भी कहते हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, इसे फ्रेंडली डेजर्ट भी कहते हैं। और खारान डेजर्ट है, ये हमारा बलूचिस्तान में है, तो इसे स्टोनी डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा ये हमारे पाकिस्तान में कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती हैं, तो अगर आप देख लें तो मेजर आपके जो डेजर्ट है वो बहावलपुर से लेकर आपके सिंध सिंध में स्पेशली थरपारकर तक जो है ये एक्सटेंड करते हैं। बहावलपुर से लेकर आपके आके फाल करते हैं यहाँ तक, थरपारकर तक। आपने अब देख सकते हैं कि मैप वाइज कि कौन सा कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे कटपाना का नहीं दिया हुआ, बाकी सबका मैप में मेंशन किया हुआ है। थर जो है वो सिंध में है, थल थल जो है वो आपका पंजाब में है, बखर डिस्ट्रिक्ट में उमूमन, या बहावलपुर के एरिया के नजदीक। उसके अलावा चोलिस्तान है, और आपका खारान डेजर्ट है जो आपका बलूचिस्तान में, जहाँ ईरान के साथ आपका बॉर्डर है, वहां पे जो है ये मौजूद है। ठीक है, ये डेजर्ट हो गए पाकिस्तान की। उसके अलावा है प्लेन्स। तो प्लेन्स में हमारे दो प्लेन्स प्लेन्स में हमारा इंडस प्लेन्स है। ठीक है। अब प्लेन्स आप ऐसे समझ लीजिए कि माउंटेन्स थे, माउंटेन्स के बाद आप नीचे जैसे आएंगे, जमीन जब स्मूथ होती जाएगी तो उसको हम कहते हैं प्लेन्स। ठीक है जी। इंडस प्लेन, तो इंडस प्लेन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक आपका अपर इंडस प्लेन है और दूसरा आपका लोअर इंडस प्लेन है। ठीक है। तो अपर इंडस प्लेन में मेनली जो है तीन एरियाज होती हैं, जो आपके हिमालयन पिड माउंटेन है, पिड माउंट है, उस वो इसमें इंक्लूड हैं। दोआब्स होते हैं और सुलेमान पिड माउंट है, जिसे आप दिराजत भी कहते हैं। अब ये कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, आपका अटक से लेकर पंजनद तक। पंजनद वो जहाँ पे आपकी 5 रिवर्स इकट्ठी होती हैं। ठीक है जी। पंजनद के एरिया से, अटक से लेकर पंजनद तक, ये इंडस अपर इंडस प्लेन है। ये मोस्टली आपका कह लें कि पंजाब का एरिया कवर करता है मोस्टली। ठीक है। तो दोआब, दोआब आखिर कहते किसे हैं? जब दो, एक मिनट जी, एक मिनट। तो मैं बात कर रहा था कि दोआब किसे कहते हैं। दोआब, दोआब उस एरिया को कहते हैं जो दो रिवर्स के बीच में फॉल करती हो। ठीक है। जो दो रिवर्स के बीच में एरिया फॉल करती है उसे हम दोआब कहते हैं। तो पाकिस्तान में 4 ऐसे दोआब मौजूद हैं। रिवर सिस्टम हमारा जो मौजूद है उनमें 4 बड़े जो है, 4 जो कह सकते हैं आप दोआब मौजूद हैं। पहला जो था उसे हम रचना दोआब कहते हैं। इज इट ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी सर जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो दोस्त इकडे मैसेज किया था, क्लास बंद कर चली मैंने, क्लास हले पे। ठीक है। दोआब उसे बोलते हैं जो दो आपकी रिवर्स हो, उसके बीच में जो लैंड आती है उसे हम दोआब कहते हैं। तो पाकिस्तान में 4 दोआब मौजूद हैं, और ये चारों दोआब जो हैं अपर इंडस बेसन में है। एक आपका एक जो लैंड है जो आपकी रावी और चनाब के बीच में है। रावी और चनाब के बीच में जो लैंड है या जो दोआब है उसे हम रचना दोआब कहते हैं।
और जो इंडस और झेलम के बीच में है इसे हम सिंध सागर दोआब कहते हैं। और जो ब्यास और रावी के दरमियान है उसे हम बारी दोआब कहते हैं। और जो चिनाब और झेलम के बीच में है उसे हम छज दोआब कहते हैं। ये आप मैप देख सकते हैं कि सिंध सागर, ये झेलम और क्या कहते हैं इंडस के बीच में जो है सिंध सागर दोआब है। और ये लार्जेस्ट दोआब, जो दोआब बड़े से बड़ा जो दोआब है वो पाकिस्तान का, वो सिंध सागर दोआब है। ठीक है, तो इसी तरह आप ये देख सकते हैं बारी दोआब, रचना और छज और सिंध सागर। और ये दो जो हैं ये इंडिया में हैं, इनको छोड़ दें, आप इन पे फोकस करें जो ऊपर वाले हैं। सही है, ये जो है हमारे पास दोआब मौजूद है, ये ज्यादातर अपर इंडस में है। और ये सारी जो रिवर्स हैं आके आपको पता होगा ये सिंध तास मुआहदा हुआ था, जो इंडस ट्रीटी हुई थी जो 1960 सितंबर में। तो ये उसमें हमने 3 रिवर्स का राइट जो है इंडिया को दे दिया था और 3 हमारे पास रह गई थी। सही है, तो ये जो है एक जगह पे आके मिलती हैं, तो वो उसे कहते हैं हम मिठन कोट। ठीक है, तो वहां मिठन कोट से लेकर आपकी इंडस डेल्टा तक। अब डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा वो जगह होती है जहां पे आपका दरिया समंदर के साथ मिलता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये मिठन कोट एक एरिया है आपका राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे ये जो है जो हो आपकी रिवर्स से, जो ऊपर से रिवर्स आ रही है, पंजनद जो है इंडस के साथ मिल जाती हैं और ये एक सिंगल रिवर बन के, इंडस रिवर बन के, ये आपका पूरा मोस्टली सिंध जो है क्रॉस करके फिर समुंदर तक चली जाती है, प्रोवाइडेड दैट के उसमें पानी हो। ठीक है, तो इन बिटवीन जो है सिंध में 3 बैराजेस आ जाते हैं, गुड्डू